क्या आपको पता है कनाडा का करंट रिफ्यूज़ल रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले सालों से। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से। तो क्या कारण है इन सब रिफ्यूज़ल एंड डिलेस का, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। और इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं ऐसे आपसे 5 पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके रिफ्यूज़ल रेट कम करने में। सो मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे छात्र हर साल कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वीजा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में छात्रों के एप्लीकेशन बहुत बड़े पैमाने पर खारिज हो रहे हैं। In weeks, Indian students have been witnessing a sharp rise in rejection of student visa permits by the Canadian government. तो प्रेजेंटली पिछले दिनों जो ट्रेंड्स आए, जिस तरह से रिजल्ट्स आए, एक नेगेटिव सिनारियो मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ। अब नए बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कनाडा अप्लाई करने को लेके कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, डर चुके हैं। अगर हम प्री कोविड की बात करें, मतलब कि कोरोना से पहले की, तो सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। उस टाइम रिफ्यूज़ल रेट भी काफ़ी कम था और प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी कम था। बट कहानी बिगड़ती है कोरोना के बाद से। तो पेंडेमिक के टाइम ऐसा हुआ जैसे कि और कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियों ने बिल्कुल बंद हो गई थी, मतलब कि वो फाइल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उस टाइम भी कनाडा वॉज स्टिल ओपन और कनाडा फाइल को एक्सेप्ट कर रहा था। तो उस टाइम के, जैसे कि आपको पता है, सारे काम वगैरह उस टाइम बिल्कुल बंद हो गए थे, कोई आगे काम प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। और जिनकी फाइल लगी भी हुई थी कनाडा के लिए, उनकी फाइलें भी पेंडिंग में डाल दी गई, क्योंकि उस टाइम एम्बेसी कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी ड्यू टू ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। तो ऐसा होता गया पेंडेमिक के टाइम, काफ़ी ज़्यादा फाइलें एम्बेसी के पास आती गई और वो ह्यूज अमाउंट में एक्यूमुलेट होती गई। बहुत कम स्टाफ प्रेजेंट था उस टाइम, तो उस कारण भी उन फाइल्स को जल्दी से क्लियर नहीं किया गया। जो फाइलें वो उस टाइम लगी थी, उससे पहले लगी हुई थी, वो सारी वेटिंग में डाल दी गई और पेंडिंग में डाल दी गई। तो ऐसे करते करते ह्यूज अमाउंट ऑफ बैकलॉग्स एम्बेसी में एक्यूमुलेट हो गया। सो अगर हम अभी की बात करें कि कितनी फाइलें अभी तक एम्बेसी में बैकलॉग पड़ी हैं, अगर हम जुलाई 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो एम्बेसी में 2.7 मिलियन ऑफ फाइल्स बैकलॉग्स में थी। मतलब कि इतनी फाइलें अभी तक पेंडिंग पड़ी थी, उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया गया था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है और इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स क्यों आ रहे हैं। क्योंकि एम्बेसी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, उन्हें बैकलॉग्स भी क्लियर करनी है और साथ उन्हें जो नई फाइल्स हैं उन्हें भी क्लियर करना है। तो तभी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है नई फाइलों को प्रोसेस करने में। सो अगर हम अभी के प्रोसेसिंग टाइम की बात करें कि अभी कितना टाइम लग रहा है कनाडा को एक नई फाइल को क्लियर करने में, अगर आप अभी फाइल लगाते हैं और कितने दिन में आपका रिजल्ट आ सकता है, तो अगर आप IRCC की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे तो 12 वीक्स मेंशन है, मतलब कि 3 मंथ। बट एक्चुअल सिनेरियो यह है कि कई केसेस ऐसे भी हैं जिन्हें 3 मंथ से ऊपर हो गया है वेट करते करते, बट अभी तक उन्हें रिजल्ट नहीं आया है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कितना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम बढ़ा हुआ है। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बीच में ऐसे एलिगेशंस भी लग रहे थे कनाडा में कि कनाडा जो है अफ्रीकन्स और एशियन स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। बट कनाडा हाई कमीशन के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी भी स्टूडेंट्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। उन्हें बस इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ बैकलॉग्स अभी एम्बेसी में पेंडिंग है। तो बस यही कारण है इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल एंड डिलेज का। तो अब बात करते हैं ये सिचुएशन फ्यूचर में कब इम्प्रूव हो सकती है। तो अगर हम अभी देखें कनाडा ऑफिशियल के मुताबिक, उनका कहना यह है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है ताकि वो प्रोसेस को और फास्ट कर पाएँ। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टाफ भी हायर करा है ताकि जितने भी बैकलॉग्स हैं वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो पाएँ और सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो पाए। इनका कहना यह भी है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब कि इस ईयर के एंड तक जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा और आप जो जितना प्रोसेसिंग टाइम पहले था उतना ही प्रोसेसिंग टाइम दोबारा से हो जाएगा। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, जल्दी से जल्दी सिचुएशन सारी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब ऐसा सिनेरियो रहता है। मैं भी ये प्रे करता हूँ कि जल्दी से सिचुएशन नॉर्मल हो और आगे हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिले। तो जैसे कि अब आपको पता है कि कनाडा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहा है, रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो आपके रिफ्यूज़ल रेट हैं वो कम हो जाए। तो अब मैं आपसे ऐसे वो 5 पॉइंट शेयर करता हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेंगे अपने रिफ्यूज़ल रेट कम करने में। सो नंबर 1 इज़ अवॉइड फेक डॉक्यूमेंटेशन।
आपको फेक डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल अवॉइड करनी है। किसी भी तरीके का आपने अपनी फ़ाइल में कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, क्योंकि कनाडा बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। अगर उन्हें कहीं भी शक होता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट फेक है या किसी चीज़ का शक होता है, वो आगे तक इंक्वायरी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं आपको ही इसमें नुकसान रहता है। तो आप कोशिश करिए आप किसी भी तरह की फेक डॉक्यूमेंटेशन ना यूज़ करें। सो द पॉइंट नंबर 2 इज़ डोंट अप्लाई विद 5.5 बैंड। आप बिल्कुल भी, अगर आपके किसी भी मॉड्यूल में 5.5 बैंड हैं, 5.5 बैंड्स हैं, आप बिल्कुल भी कनाडा के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि उसमें ह्यूज चांसेस होते हैं कि आपका रिफ्यूज़ल आ जाए। हो सकता है कि कॉलेज ने आपको ऑफर लेटर दे दिया हो, बट एम्बेसी बिल्कुल नेगलेक्ट करती है, वो 5.5 बैंड्स को नहीं एक्सेप्ट करती है। अगर आपको कनाडा के लिए अप्लाई करना है, आपके मिनिमम ईच मॉड्यूल में 6 बैंड हों और ओवरऑल 6.5 या 6 बैंड, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके कॉलेज की, वो होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल भी 5.5 बैंड से बिल्कुल भी अप्लाई ना करें कनाडा के लिए। आपके रिफ्यूज़ल उसमें आपका रिफ्यूज़ल रेट उसमें बढ़ जाता है। तो द पॉइंट नंबर 3 इज़ रिलेवेंट कोर्स। अब आपको रिलेवेंट कोर्स लेना है, मतलब कि जो भी आपने पढ़ाई करी है इंडिया में, उससे ही रिलेटेड कोर्स आपको आगे फ्यूचर में, मतलब कि कनाडा में लेना है। ऐसा ना हो कि आप इरेलीवेंट कोर्स ले रहे हैं, आप साइंस से आपका बैकग्राउंड है, आप कोई कॉमर्स का फील्ड ले रहे हैं, या कोई भी अपनी फील्ड या अपना फील्ड चेंज कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो भी कोर्स है, बिल्कुल ये कोशिश करिए कि उससे रिलेवेंट कोर्स ही आपका हो, तो उसमें आपके वीज़ा चांसेस बढ़ जाते हैं और रिफ्यूज़ल रेट कम हो जाता है। सो द पॉइंट नंबर 4 इज़ सफिशिएंट फंड। अब आपको एम्बेसी में कोशिश करनी है कि अपना सफिशिएंट फंड दिखाना है। अक्सर हम ऐसे तो करते हैं, 1 साल की फ़ीस भी भरते हैं और जैसे भी पे करते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है, अगर आप और भी फ़ंड आप दिखाते हैं एम्बेसी को, मतलब कि अपने मदर का, फादर का कोई भी बैंक अकाउंट जिसमें काफ़ी फ़ंड है, या फिर कोई ऐसे एसेट्स वगैरह दिखाते हैं, मतलब जिससे आप अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एम्बेसी को दिखाते हैं, तो उससे और ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। मतलब कि एक वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी प्रोफाइल पे। तो अगर आप सफिशिएंट फंड आपको एम्बेसी में दिखाते हैं अदर देन अपनी फ़ीस से और GIC से, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। तो द नंबर 5 इज़ गुड SOP। आपकी जो SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और सही होना चाहिए। कहीं ज़्यादा रिफ्यूज़ल इस कारण भी आते हैं कि बच्चों की SOP ठीक नहीं होती है। अगर आप एजेंट से भी अपनी प्रोसेसिंग करा रहे हैं, तो एक बार आप अपनी SOP ज़रूर देखें, उसे देखें कि उसमें जो सब कुछ लिखा है वो सही है। कहीं अपनी भी रिसर्च करें कि एक बढ़िया SOP कैसे होती है। आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन जाके कि और किसी एक्सपर्ट से भी एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि SOP एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे एम्बेसी ऑफिसर आपकी फ़ाइल पे डिसीजन लेता है कि आपका वीज़ा अप्रूव किया जाएगा या नहीं। तो आप बिल्कुल एक कॉन्शियस होके एक अपनी बढ़िया SOP बनाने की कोशिश करें और उसे देखें कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, ताकि उसी पे आपका फाइनल डिसीजन उस पर ही बेस रहेगा। तो कोशिश करें अपनी SOP पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें और वो अच्छी बनाने की कोशिश करें। तो ये थे कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स जो आप अगर कंसीडर करते हैं तो आपके रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे डालता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।